मायके की काली वर्सेस ससुराल की रंगीन जिंदगी। तुम लोगों को जो करना है कर लो, तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं करने वाली। क्या बोली तूने कि तू नहीं करेगी? अरे तेरे जैसी 10 लड़कियों को नचा सकती हूँ तो तू क्या चीज है? तुझे तो ये करना ही होगा। अगर अब की बार अपना चेहरा बिगाड़ा ना तो सच में ऐसा चेहरा बिगाड़ दूंगी कि चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये रिंकी, शिवानी, मंजू, इसको दोबारा तैयार करो। कुछ ही देर में महफिल सजने वाली है और तू मुझे घुंघरू के साथ बाहर देखनी चाहिए। जी जी रानी सा, ऐसा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए। अगर मैं चिंता करने पर आई तो तुम्हारी चिंता की जगह चीता हो जाएगी। तुम समझती क्या हो खुद को, जो हम सब लड़कियों की जिंदगी काली करने पर तुली हो? तभी कांतिबाई सौम्या के बाल खींचती है। सुन रही इस काले महल की एक नई चिड़िया, अगर तूने कुछ देर बाद फिर कोई गड़बड़ी करी तुझे गरम गरम लोहे की सरिया तेरे हाथ पर चिपका दूंगी, समझी? तभी कांतिबाई जोर से मंजू का हाथ पकड़कर सौम्या को दिखाती है। देख, कभी किसी ने भी तेरी तरह जरूरत करने की कोशिश की थी, फिर मैंने एक दिन इसके हाथों पर ऐसा निशान डाल दिया जो 15 दिन तक तड़पती है। इसका अनुमान अगर तुझे लगाना है तो सोच ले। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तैयार हूँ। न चाहते हुए भी सौम्या को कांतिबाई की बात मानकर तैयार होना पड़ता है और खूब चटक मेकअप करके लहंगे में हाथों पर गजरा लगाए, बालों में गजरा लगाए, पाँव में घुंघरू डालकर बाकी लड़कियों के साथ सजी हुई महफिल में शामिल हो जाती है, जहां कई मर्द हाथ में जाम लेकर कई लड़कियों का दीदार कर रहे थे। अरे वाह 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 वाह, क्या महफिल सजी है, क्या खूबसूरत परियां हैं सामने। ये जाम तुम हसीनाओं के नाम। हाय पानी में, आए पानी में कौन जलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, दर्द ऐसा के हंसी आती है, सांस सीने में बसी जाती है, जिसमें कांटे बिछे हो मंजिल तक, ऐसे रास्ते पे कौन चलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। हाय 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 जाने मन, जरा हमें अपने होठों से जाम तो पिला दो। अरे अरे गुस्सा मत करो, ऐसे ही गिलास भर दो। जाना। कांतिबाई के धक्का देने से सौम्या वहां बैठे आदमियों के गिलास भरती है। काश भगवान मैं यहाँ से कहीं दूर जा पाती। कैसे फंस गई हूँ उस नरक जैसी जिंदगी में। अब तो लगता ही नहीं कभी मेरी जिंदगी में रंगीन हो सकती है। कांतिबाई के कहने पर वहां की सारी पुरानी औरतें मर्दों को खुश कर रही थीं। वहीं सौम्या के नए होने से उसके मुजरे के बाद कांतिबाई उसे बंद कर देती है। खोलो मुझे, खोलो, इस कमरे से बाहर निकालो। तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रही हो? छोड़ दो मुझे। ये तेरी चपड़ चपड़ सुनने को नहीं बैठी मैं, चुपचाप यहाँ रह। तू कोई खास नहीं है, समझी? कुछ देर पहले समझाया था, खोपड़ी में बात नहीं आई क्या? या डेमो देना ही पड़ेगा। कांतिबाई वहां से चली जाती हैं और अपनी लड़कियों से उसके कमरे में खाने की प्लेट रखवा देती हैं। उस खाने को खाकर उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो अपनी माँ को याद करने लगती है। ये भी कोई खाना है भला? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो अपनी माँ के हाथों से खाना खाती। आखिर सौम्या के साथ ऐसा भी क्या हुआ था जो यहाँ इस काली नरक जैसी जिंदगी में आ गई? आखिर उसके माता पिता कहाँ रह रहे थे और वो यहाँ तक कैसे पहुंची? ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सौम्या अपने माता पिता मंदोदरी, हरीश के साथ खुश रह रही थी, लेकिन 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल था। पिता एल्यूमिनियम के पिचके बर्तन को हथौड़ी से सही करते हुए, अरे आजकल के बच्चे भी ना बाहर रखे हुए बर्तनों के साथ खेलते हैं और फिर उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। इनके माँ बाप भी इन्हें नहीं रोकते हैं। ओहो पापा, आपको कितना मना किया है कि ये सब काम आप मत करो। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप आराम करो। यह हथौड़ी से तोड़ा ताड़ी तो मैं भी कर सकती हूँ। अरे सौम्या बेटी, ये तोड़ना नहीं है, ठीक कर रहा हूँ। देख इस पतीले का क्या हाल हो गया है। हाँ हाँ वही। अरे मैंने खाना बना दिया, चलो तुम दोनों भी हाथ धोकर खाना खा लो।
अरे मम्मी, मैं जंगल से लकड़ी लाने क्या गई, इतनी देर में आपने खाना भी बना दिया। जब लकड़ी नहीं थी तो चूल्हा कैसे जल गया? अपनी माँ को पागल समझती है क्या? लकड़ी थी नहीं, खाना भी तो बनाना था। तू 1 घंटे में आती और फिर खाना बनाती। तुझे हमेशा काम करता हुआ थोड़ी देख सकती हूँ। मैं इसीलिए पड़ोसन से 4 लकड़ी लाकर दाल चावल बना दी हूँ। अब आ जाओ और खाना खा ले। आपका कुछ नहीं हो सकता, सच में। माँ पापा होना ब्लेसिंग होता है। आप दोनों को कितना भी मना करो, आप दोनों नहीं सुनते हो मेरी। कुछ ही देर में सौम्या अपने माँ बाप के साथ खुश होकर खाना खाती है। 2-4 दिन उनके पास राशन होता है, लेकिन वो राशन भी खत्म हो जाता है। वहीं सौम्या फैक्ट्री में। आज तो घर में राशन नहीं है, एक टाइम का खाना बचा है। मैं सेठ जी से एडवांस पैसे ले लेती हूँ। ऐसे बैठी बैठी क्या सोच रही है? तेरे हाथ नहीं चल रहे हैं? जल्दी से यह काम पूरा कर। सेठ जी, अगर मुझे थोड़े से पैसे दे देते तो मैं अपने घर पर राशन ले जाती। आप तो जानते हैं मेरे माता पिता के अलावा कोई नहीं है घर में, मैं ही कमाती हूँ। आज का माल सारा बन जाएगा तो शाम को दे दूंगा। सौम्या खिलौने बनाने लगती है, लेकिन कोई आदमी गलती से उसके खिलौने पर गिर जाता है, जिससे 3-4 माल का नुकसान हो जाता है। और जब ये बात सेठ को पता चलती है तो सेठ गुस्से में आकर उसे काम से निकाल देता है। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। सेठ जी मुझे काम से मत निकालो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे 2000 रुपए का माल बर्बाद करके तू चाहती है कि तुझे अभी भी यहीं रखूं? अरे तेरी जैसी लापरवाह इंसान मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी, मैंने थोड़ी किया है। किशन आकर खिलौने पर गिर गया और खिलौने टूट गए। वो तो गलती से गिरा है, लेकिन नुकसान तो मेरा हुआ ना। तेरी तरफ से माल कम हुआ। अब तो यहाँ से निकल जाओ, तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, एडवांस में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मत बोलो सेठ जी, मेरे माता पिता क्या खाएंगे? देख, सीधे तरीके से इधर से चली जा। 10 दिन में तूने 1000 रुपए का काम किया है और 1500 का नुकसान। अब यहाँ से निकल जा। सौम्या के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी सेठ उसकी एक नहीं सुनता और किसी और की गलती की वजह से उसे निकाल देता है। अब घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। कुछ दिन वो दुकानदार से उधार लेती है, काम की तलाश करती है, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिलता। एक सुबह उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि खाना थोड़ा सा ही था, जैसे वो बहुत ज्यादा पानी वाला बना देती है। अरे ये सौम्या, आज तूने खाना कैसे बनाया? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। छोड़ो जी, जैसा भी बनाया है अपनी बेटी ने बनाया है हमारे लिए। आज सौम्या मेरे हाथ से खाना खा ले। माँ, पहले आप खाना खा लो, फिर मैं खा लूंगी। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि खाना मेरे हिस्से का है ही नहीं, तुम दोनों खा लो। सौम्या अपने माता पिता को खाना खिला देती है और खुद पानी पीकर लेट जाती है। अगले दिन खाने के लिए कुछ नहीं है। लाला जी से भी 2 हफ्ते बाद पैसे देने की कहा था, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। रुंझुन काकी से ही मदद मांगती हूँ। सौम्या बहुत देर बाद सोती है और अपने माता पिता के उठने से पहले सामने वाली पड़ोसन रुंझुन से कहती है, काकी, क्या आपके पास मुझे थोड़ा सा दाल और चावल मिल जाएगा? अगर वो भी ना हो तो कोई सब्जी रोटी दे दीजिए, कच्ची पक्की, या थोड़ा आटा दे दीजिए। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे तू तो मेरे गले ही पड़ गई है। 1-2 बार मदद कर दी, लेकिन तेरा तो मांगना ही बंद नहीं, और अब भिखारी से भी ज्यादा भिखारी है। कम से कम भिखारी के पास इतना तो पैसा होता है। कुछ नहीं है मेरे पास। चल जा यहाँ से। मेरे पति मेरे घर के लिए राशन लाता है कि तेरे को देने के लिए। काकी, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें उतना ही राशन वापस कर दूंगी जितना तुमसे अभी लूंगी। मेरी मदद कर दो, मेरे अभी काम छूट गया है। अरे तू जा, सुबह सुबह 7 बजे दरवाजे पर भीख मांगने आ गई। सौम्या बहुत परेशान होती है और उसी दुकानदार पर जाती है। लाला जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 2 हफ्ते में आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मेरी नौकरी नहीं रही है। मैं ढूंढ रही हूँ काम। आप मुझे 2 दिन के लिए और दाल चावल चीनी दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे एक साथ लौटा दूंगी। प्लीज लाला जी। अरे मैं तेरा ठेका ले रखा है क्या? तूने मेरे पहले के ही पैसे नहीं दिए, अब और कैसे देगी? तेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। लाला जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, मैं आपके आगे पैर पड़ती हूँ। मुझे मेरी माँ बाप के खाने के लिए कुछ 2 दिनों का और राशन दे दीजिए। अरे आखिरी बार दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे अगले हफ्ते अपने पैसे चाहिए। इतना कहने सुनने के बाद दुकानदार उसे 3-4 दिन का दाल चावल दूध चीनी दे देता है। उसके बाद सौम्या झूठी मुस्कान लिए घर में खाना बनाती है और अपने माता पिता को खिलाती है। अपने माता पिता को खुश रखने के लिए मैं क्या करूं? शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि ये अकेले हैं और घर का खर्चा मुझे चलाना है। गांव में कोई नौकरी नहीं मिल रही। प्रीत से बात करती हूँ। माँ पापा, आप खाना खा लो, मैं अभी प्रीत के पास से आती हूँ। कुछ देर बाद वो अपनी सहेली प्रीति के पास जाती है और उसे अपने घर की सारी परेशानी बताती है। अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। देख, मैं तेरी कैसे मदद करूं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है तो शायद अब तुझे शहर जाने की जरूरत है। मेरे भैया भी शहर जाकर ही कमाई कर रहे हैं।
अब उन्हें यहाँ पर कोई काम नहीं मिला और मेरी बुआ की लड़की भी वहीं काम करने गई है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है कि तेरे माता पिता की तू ही इकलौती औलाद है। तू चली जाएगी तो क्या होगा उनका। इसीलिए मैं तुझे शहर जाने का नहीं बोल रही थी। अगर शहर जाना ही मेरे माँ बाप की खुशियों का समाधान है तो मैं जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊंगी समझ नहीं आ रहा। और मम्मी पापा का ख्याल प्रीत तू रख पाएगी प्लीज। और उनको मत बताना कि मैं उनके लिए ही यहाँ गांव से बाहर शहर गई हूँ। तू ये क्या बोल रही है, पागल है? अंकल आंटी का तेरे बिना क्या होगा? तुझे कितना प्यार करते हैं। देख यार, जैसे ही मुझे वहां पर काम मिल जाएगा तो मैं वहां से पैसे भेजती रहूंगी। बस 1 महीने तक तुझे संभालना है। प्लीज प्रीत, मेरे लिए इतना कर दे। ठीक है, मैं तेरे लिए इतना करूंगी। सौम्या वहां से लौट जाती है। दिन रात अपने माता पिता के बारे में सोचती रहती है और एक चिट्ठी लिख देती है। रात को उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तब मंदोदरी, अरे मेरी बिटिया की आंखों में आंसू क्या कर रहे हैं? चल मुझे पता क्या बात है। हाँ बता, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बस आंख में अभी कुछ चला गया था। माँ अपनी गोद में मुझे सुला दो, वो बचपन की तरह। तुमसे लोरी सुनना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरे लिए बड़ी ही नहीं हुई है, मेरे लिए अभी भी बच्ची है। मंदोदरी अपनी गोद में बेटी के सिर को रखकर उसे थपथपाने लगती है, लोरी सुनाती है। सौम्या जानती है कि अगली सुबह उसे माँ से अलग होना है, इसीलिए माँ की गोद में ही सो जाती है। अगली सुबह अपने माता पिता के जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़कर चली जाती है और इस वक्त वो ट्रेन में होती है। ये ट्रेन मुझे यहाँ से लखनऊ ले जाएगी, जहाँ मैं नई नौकरी करके काम कर पाऊंगी और 1 महीने बाद अपने माता पिता से मिलूंगी, उन्हें पैसे दूंगी। माफ कर देना मम्मी पापा, मैं आपको बिना बोले ऐसे छोड़ कर आ गई, क्योंकि बता कर जाती तो आप जाने नहीं देते। ये बात दूर खड़ी चालाक लड़की अनिका सुन लेती है। ओहो, तो ये है नई चिड़िया, शहर का आम ढूंढने जा रही है। क्यों ना मैं इसको अपने लपेटे में ले लूं। सुंदर भी काफी है, फोन बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी। अरे सुनो, शहर जा रही हो? अभी अभी मैंने सुना तुम्हें नई नौकरी की तलाश है। हाँ, मुझे नई नौकरी की तलाश है। गांव में कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह काम दिला सकती हूँ। काम बहुत आसान है और तुम्हें वहाँ रहने खाने पीने को भी मिल जाएगा। क्या सच में दीदी, आप मुझे वहाँ पर काम के साथ रहना पीना खाना भी दिलवा सकती हो? हाँ हाँ, बहुत जगह होती है। तुम चलोगी तो बताओ, मैं वहाँ ले चलूंगी। सौम्या उसकी बातों में आ जाती है। 6 घंटे के सफर के बाद अनिका उसे अपने पीछे पीछे सोन बाजार ले जाती है, जो बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा था। ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि कई औरतों की ऐसी जगह थी जहां आदमियों के लिए महफिल सजाई जाती थी। मामूली भाषा में उसे कोठा कह सकते हैं। दूर दूर तक सौम्या को एहसास नहीं होता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। और अब अनिका उसे सोन बाजार की सबसे बड़ी औरत, जिसे सब रानी सा कहकर बुलाते थे, उसके पास ले जाती है। कांतिबाई उसके चेहरे को छूकर घूर घूर कर उसे देखती है। साथ ही अनिका ये महसूस करती है आसपास अजीब औरतें हैं, ज्यादा मेकअप किए हुए। आप कौन हैं? आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? चुपचाप सीधी खड़ी है। आहा, क्या माल लेकर आई है तू, एकदम मखमली। इससे तो मेरे सोन बाजार में रौनक ही लग जाएगी। चलिए जल्दी कीजिए, मुझे मेरी रकम देकर फ्री कीजिए। ये ले पूरे 5000। बस कांताबाई, इतने ही? तुम्हें सोने की मुर्गी ला कर दी है, कम से कम 10,000 तो देती। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये मंजू शिवानी हिना, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू कैसी औरत है? तू यहाँ मेरा सौदा कर रही है। तूने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, मैं इसकी जान ले लूंगी। मुझे अपने घर जाना है। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तू है मुझे तेरे जैसी औरत पर, जो मासूम औरतों का फायदा उठाती है और मुझे इस नरक में लेकर आई। तू तो जंगली बिल्ली भी निकली। देख, यहाँ अच्छे औरतों की जिंदगी काली हो जाती है। अब तुझे पता ही क्या है। अनिका पैसे लेकर वहां से चली जाती है। तभी सौम्या भी खुद को छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। सौम्या को बिल्कुल खबर नहीं थी कि इस दरवाजे के साथ उसकी आजादी के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। सौम्या को 3-4 लड़कियां एक कम अंधेरे वाली जगह पर ले जाते हैं, जहां उसे बंद कर देते हैं। वो रोती बिलखती भी रहती है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। 2 दिन बाद कांतिबाई आती है और जबरदस्ती उसे अपनी लड़कियों से तैयार करवा देती है, लेकिन सौम्या अपना सारा मेकअप खराब कर देती है। तब कांतिबाई उसे मारती है। कांताबाई, तू होगी बाजारू औरत, लेकिन मैं यहाँ के मर्दों के लिए महफिल में नहीं सजने वाली। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ, तू वो सोच भी नहीं सकती।
कहाँ मैं अपने माता पिता के साथ खुश रहती थी और कहाँ उस औरत के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। अब मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से? देखो, यहाँ जो एक बार आ जाता है वो वापस कभी नहीं जा पाता। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, अपने दिल को पत्थर कर लो, क्योंकि तुम्हारी जैसी हालत कभी मेरी भी थी। मैं तो यहाँ फंस चुकी हूँ। तुम्हें भी यहाँ की रानी सा की बात माननी ही होगी। कांताबाई बहुत खतरनाक औरत है। 2 दिन पहले एक और लड़की आई थी, वो भी तुम्हारी तरह ही कर रही थी, लेकिन जब कांताबाई को गुस्सा आया, वो लड़की समझी नहीं तो उसने चमड़े की बेल्ट से उसे मारा। वो लड़की जख्मी हो चुकी थी। जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ की बात मान लो। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास चारा भी क्या है? 3 दिनों से सौम्या रोज टॉर्चर हो रही थी। बेमन से खाना भी खा लेती है। जबरदस्ती घुंघरू पहनवा कर उसे नाचना और अजीब अजीब अड़ाया करना सिखाया जाता है। शाम को कांतिबाई के ग्राहक आते हैं। उन्हें खुश करवाने के लिए वो सौम्या को आगे कर देती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का उसका हाथ पकड़ता है तो सौम्या को अजीब लगता है। ओहो, क्या एक नंबर माल है, मक्खन जैसी कलाई। तभी कांतिबाई उस लड़के के हाथ पर मारती है। ये हल्का चूने के अलग पैसे लगते हैं, हाथ पीछे कर, सिर्फ चूने का पैसा 20,000। आय 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 हाय, इतनी तेज निगाहों से हमें यूं ना देखो। ये इतनी खूबसूरत, छूने के पैसे तो अलग ही लगेंगे। आज तो इतने नहीं है, लेकिन एक दिन इसे अपना बना लूंगा। तेरी तो। सौम्या वहां जा। सौम्या कांतिबाई के कहने पर वापस मुजरा करने लगती है। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, अल्लाह मार डाला। महफिल के लोगों के जाने के बाद सौम्या अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। नहीं हो रहा है मुझसे, ये सब नहीं हो रहा है, बहुत गंदा है ये सब। एक तरफ सौम्या परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ जब सौम्या के माता पिता को चिट्ठी मिलती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। हमारी बच्ची कहाँ चली गई प्रीत? बेटी, तुझे तो पता है ना, हमें पढ़ना नहीं आता, और तुझे यह भी पता होगा तेरी सहेली कहाँ है। हमें बताओ, और उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी बता। हाँ बेटी, बता ना। वो अंकल, इसमें लिखा है कि मम्मी पापा मुझे माफ करना, जब आप सुबह उठेंगे तो मैं आपको नहीं मिलूंगी। मैं आपसे दूर जा चुकी हूँ, शहर में, लेकिन सिर्फ काम करने के लिए। मैं जब वहां से पैसे कमा लूंगी तो लौट आऊंगी। जब तक आप मेरे लिए अपना ख्याल रखना। मैं अगले महीने आ जाऊंगी। अरे क्यों गई तू अपने बूढ़े बेचारे माँ बाप को छोड़कर, जबकि पता है तेरे बिना हमारा कोई नहीं है। अंकल, संभालिए खुद को। एक तरफ सौम्या के माता पिता का बुरा हाल होता है, तब बीच बीच में आकर उनका ख्याल रखती है। सामने एक दिन भागने की कोशिश करती है तो कांतिबाई की औरतें उसे देख लेती हैं और कांतिबाई उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है और डीप नेक कपड़े दे करके कहती है, इसे पहन और जल्दी तैयार हो जा। नए मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खुश करना तेरा फर्ज है। एक औरत होकर तुझे शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा करते हुए? और ये कैसे कपड़े हैं? मैं यहाँ रह रही हूँ, ये बहुत नहीं है। इतना बड़ा गला मैं नहीं पहनूंगी। पहनने तो तुझे पड़ेंगे, तेरी खूबसूरती नहीं दिखेगी तो मेरे सोन बाजार में रौनक कैसे लगेगी? तेरे आने से फायदा तो बहुत हो रहा है मुझे। चलो तैयार हो जाओ। शिवानी के कहने पर सौम्या वही कपड़े पहनकर ज्यादा मेकअप करके तैयार हो जाती है। वहीं कांतिबाई अपने झूले पर पान चबाकर खुश होती है। आहा, बड़ाई, कांतिबाई से टक्कर लेने वाली। अरे यहाँ अच्छे अच्छे मेरी खिदमत में मेरी बात मानते हैं। वो तो अच्छा हुआ ये सोने की अंडी देने वाली मुर्गी बच गई, वरना मेरा बहुत घाटा हो जाता। ऐसी 6 महीने बीत जाते हैं। सौम्या के होने से कांतिबाई को बहुत फायदा होता है। एक शाम सोन बाजार का महल हर तरफ से चकाचौंध से भरा हुआ था। हर तरफ सुनहरे पर्दे, ढेर सारी मोमबत्तियां, सजी हुई लड़कियां, बालों में गुलाब लगाए। वहीं सोन बाजार के बाहर आदित्य अपने दोस्त विवेक को खींच खींच कर लेकर आता है। अबे तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? तुझे पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद है। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ और तू यहाँ लेकर आ गया। अरे यार, नाटक मत कर। तुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, मूड खराब है, इसलिए यहाँ आया हूँ और तुझे भी लाया हूँ। चलना मेरे लिए। ठीक है। तब दोनों दोस्त अंदर जाते हैं, जहाँ विवेक की पहली नजर सौम्या पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। वहीं महफिल में सभी लड़कियां मुजरा कर रही होती हैं। फिर अखियन में प्रीत की तेरी रीत जगा जाना, मोह छोड़ के जाने खातिर ही लौट के आ जाना। हाँ, गैर के हम नवा हो गए, क्यों खफा हो गए कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए,
तबाह हो गए, तबाह हो गए। नाचते हुए सौम्या का दुपट्टा विवेक के ऊपर आ जाता है। सौम्या उसे ले लेती है और तब करीब से विवेक उसकी आंखों में दर्द महसूस करता है। जब से इस लड़की को देखा है नजरें ही नहीं हट रही हैं, और जब गहराइयों से इसकी आंखों में देख लिया तो दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे ये लड़की किसी दर्द में हो। अरे चल भाई, महफिल खत्म हो गई। मजा आ गया कांति भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। आदित्य विवेक को उठाता है। विवेक सोच में डूबा होता है, फिर किसी तरह से उसे बाहर ले आता है। 3 दिन बीत जाते हैं, विवेक की बेचैनी खत्म नहीं होती। वो हर पल सौम्या के बारे में सोच रहा था और खुद ही सोन बाजार के महल में पहुंच जाता है। वो शाम जब आदित्य उसे देख लेता है तो, अबे तुझे तो यहाँ आना पसंद नहीं था, तू आज यहाँ क्या कर रहा है? बस आ गया। लगता है तेरा यहाँ पर किसी पर दिल आ गया है, वरना तू यहाँ आ जाए मान ही नहीं सकता। विवेक सौम्या के लिए वहां आता है और फिर से न चाहते हुए सौम्या को उस महफिल में नाचना पड़ता है। हफ्ता गुजर जाता है। विवेक खास सौम्या के लिए ही आता है और उससे मुलाकात के लिए अलग से कांतिबाई को पैसे भी देता है। सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैं आपकी आंखों में देखा एक अलग ही दर्द दिखाई देता है। मैं आपका वो दर्द जानना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं स्ट्रेंजर हूँ, फिर भी। मेरी आंखों में दर्द हो या कुछ भी, इससे तुम जैसे मर्दों को क्या फर्क पड़ता है? तुम सब बस अपनी आंख सेकने आते हो और हम जैसी लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। मैं इस काली जिंदगी में कैद हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी आंखों में जितना देखता हूँ उतना बेचैन हो जाता हूँ। झूठी उम्मीद मत दो। इस सोन बाजार में होने के बाद कोई भी हम जैसी लड़कियों को ठीक नहीं समझता। मैं समझता हूँ और मैं वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। विवेक के पूछने पर सौम्या उसे अपना सारा दर्द बयां कर देती है। सौम्या को विवेक पर विश्वास हो जाता है। अगले दिन वो कांतिबाई से सौम्या को ले जाने की बात करता है, लेकिन कांतिबाई साफ मना कर देती है। उसके बहुत कहने पर वो उसे भारी रकम मांगती है। उस काली जिंदगी से निकलकर सौम्या को एक नई जिंदगी, एक नई हवा, एक नई रोशनी मिलती है। विवेक उस मंदिर में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद सौम्या उसके गले लगकर बहुत फूट फूट कर रोती है। मुझे क्यों नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे उस घटिया जगह से बाहर निकाल दिया। वो किसी नर्क से कम नहीं थी मेरे लिए, जहाँ अलग अलग अनजान मर्द घूरती निगाहों से देखते थे। उस कांतिबाई को तुमने मेरे लिए 5 करोड़ क्यों दिए? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। 5 करोड़ क्या, मैं उसे तुम्हारे लिए 100 करोड़ भी दे देता तो भी कोई बात नहीं थी मेरे लिए। मेरे घर में सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, वहां कंफर्टेबल रहना। विवेक ने पहले ही सौम्या के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था। विवेक के जैसे ही उसका परिवार था, बहुत धूमधाम से वो सौम्या के गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश के बाद सुधा उसे अपने गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तू कैसी जगह से अपनी जान छुड़ा कर आई है मैं अच्छे से जानती हूँ। हम तुझे कोई सवाल नहीं करेंगे और खूब प्यार करेंगे। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, कुछ भी बात हो मुझे कहना। माँ जी, मुझे नहीं पता था कि विवेक जी के जैसे ही आप सब मुझे प्यार करेंगे। भाभी, बहुत रो लिया आपने, अब आपकी जिंदगी को हम खुशियों के रंग से भर देंगे। विवेक बेटा, बहुत थक गए होगे, जाओ कमरे में जाओ। तब सौम्या आराम करने चली जाती है। शाम को वो लेट उठती है, उसे बुरा लगता है, लेकिन सास प्यार से उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को याद करती है। नहीं माँ, आज तो मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आप दोनों में से कोई मेरी बात नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, अब से मैं पकौड़े नहीं खाऊंगी, नहीं करूंगी अपनी तबीयत खराब। चल अब तू मेरे हाथ से खाना खा। तब जाकर सौम्या अपनी माँ के हाथ से खाना खाती है। क्या हुआ बहू, तू रो रही है? खाना बहुत ज्यादा तीखा है क्या? नहीं माँ जी, वो बस आप अपने हाथ से खाना खिला रही हो ना, तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। देख, तेरी माँ की कमी मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तेरा बेटी जैसा ख्याल रख सकती हूँ। थोड़ी देर बाद वो रसोई में खाना बनाने के लिए आती है। हे भगवान, ये तो क्या कर रही है? माँ जी, पहली रसोई की रस्म करनी होती है, उस टाइम तो की नहीं। तुझे बहुत थकान थी ना, और जरूरी नहीं पहली रसोई पहले दिन ही हो, वो कभी भी हो सकती है। अभी खाना बनाने के लिए नौकर है। आप सच में बहुत प्यारी हैं। सौम्या अपनी सास के साथ बैठी होती है। वो विवेक के बचपन के बारे में बताती है, तभी देवर आ जाता है। भाभी देखो, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म चीज पिज्जा। अरे खाइए ना, मैंने खुद अपनी भाभी के लिए बनाया है। इसकी क्या जरूरत थी देवर जी? अरे अभी जरूरत नहीं है, मेरा प्यार है आपको। अपने देवर की कभी भी जरूरत हो तो बता देना, मैं बॉडीगार्ड जैसा हमेशा आपके साथ आपकी रक्षा करूंगा। और ये सिर्फ एक भाई कर सकता है। मेरे पास तो भाई नहीं है, लेकिन तुम्हारे मिल जाने से मेरी जिंदगी में भाई की कमी भी पूरी हो गई।
ससुराल में आने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सौम्या अपने काली जिंदगी के अतीत से उभर नहीं पाई थी, इसलिए घर वाले उसे खुश रखते थे। कभी नंद उसे पार्टी करवाने क्लब ले जाती तो कभी शॉपिंग के लिए, और पति भी उसे हर संडे घुमाता था। एक दिन प्रकाश आम काटकर सौम्या को देता है। ये देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है। अरे मेरी लाडो, मेरी बिटिया, देख तुझे रामलाल ने अपने खेत के आम दिए हैं। देख मैंने तेरे लिए काटे हैं, खा ले। वाह पापा, मेरे लिए आप आम लाए हो, ये तो मुझे बहुत पसंद है। सौम्या इतने चाव से खाती है कि उसका मुंह पर भी आम लग जाता है, तो माता पिता हंसने लगते हैं। लो बहू, ताजे ताजे आम खा, तुझे पसंद नहीं आए मैं और कुछ मंगवा देता हूँ। सौम्या जब तक कुछ कह पाती, प्रकाश उससे पहले ही नौकरों से कहकर 10 तरह के फल उसके सामने लगवा देता है। मुझे पसंद है पापा जी, मुझे आम बहुत पसंद है। बस जैसे आपने दिए तो मुझे अपने पापा की याद आ गई, और आपने तो इतने सारे फ्रूट्स मंगवा दिए। तेरे लिए बहू हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बस फल की बात है। फिर सभी घर वाले सौम्या को खुश करने के लिए उसके साथ ठंडे ठंडे फलों का सेवन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता कम पैसों में मजदूरी करते हैं, बेटी को याद करते हैं। महीना गुजर जाता है लेकिन सौम्या अभी तक खुश नहीं होती। और एक बार जब विवेक उसे गजरा देता है तो गजरा देखकर डर जाती है। तभी विवेक उसे गले लगा लेता है। सौम्या, अब क्यों घबराती हो? अब तुम अपनी उस काली जिंदगी से बाहर आ चुकी हो और यहाँ तुम्हारी जिंदगी रंगीन भी हो चुकी है, फिर भी तुम खुश नहीं रहती। कैसे खुश रहूं? मेरे माता पिता से बिछड़े हुए मुझे 7 महीने हो गए। 1 महीने में ही वापस लौटने का वादा किया था, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। इतनी सी बात बहू, चल हम अभी तेरे गांव चलते हैं। ऐसा था तो पहले ही बता देती। घर वाले फौरन बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां लेकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब सौम्या वापस लौटती है तो आसपास के लोग उसे गाली देने लगते हैं। जी देखो देखो, ये लड़की अपना मुंह काला करवा कर अब आ रही है। वही तो पता नहीं कहाँ भाग गई थी अपने माँ बाप को ऐसे हाल में छोड़कर। अरे भिखारन अब क्यों आई है? जब आती जब तेरे माँ बाप मर जाते। बताओ तो, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई, भाग गई हो कि किसी के साथ? चुप कीजिए आप लोग। कांपते दिल के साथ धीरे धीरे सौम्या अपने कदम अपने घर की तरफ बढ़ाती है, जहां वो 7 महीने बाद आ रही थी। उसके आंगन में अभी भी वही टूटी चारपाई और मिट्टी की खुशबू थी। पीछे पीछे पूरा ससुराल भी आता है। मंदोदरी कपड़े धो रही थी, तभी अपनी बेटी को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है। अब आने की क्या जरूरत थी? जब जी चाह छोड़ दिया, अब क्यों आई है? चली जा हमसे दूर। हम मर जाते तब भी मत आना। तुझे थोड़ी पता है तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे बिना कैसे रह रहे हैं। अरे लोगों ने हमें क्या क्या नहीं कहा कि तू भाग गई, हमें छोड़कर चली गई, हमारी फिक्र नहीं है। अरे क्यों आई है अब तू? याद नहीं आई हमारी एक बार भी? चली जा यहाँ से, नहीं देखनी तेरी शक्ल। सौम्या के कदम वहीं जम गए। माँ, मैं, पापा। लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। सौम्या जाओ, वो भी बहुत परेशान हुए हैं तुम्हारे लिए। सौम्या माँ के कदमों में गिरकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, जानबूझकर ऐसे नहीं किया, लेकिन आपको बताकर भी नहीं जा सकती थी। माँ पापा, मैंने घर नहीं छोड़ा था, मुझे मजबूरी ने घर से निकाल दिया था। मैंने सोचा था शहर जाऊंगी तो घर का चूल्हा जलाऊंगी, पर वहां तो मेरी जिंदगी ही राख हो गई। बकवास मत कर। भाई साहब, एक बार अपनी बेटी की बात तो सुन लीजिए। वो बहुत बड़े नर्क से निकलकर बाहर आई है, इसलिए उसे वापस लौटने में समय लग गया। माँ, मैं जिंदा थी पर हर दिन मरती थी। पूरा आंगन खामोश था, जैसे किसी ने समय को ही थाम लिया हो। सौम्या की माँ ने उसे उठाया। क्या हुआ था तुझे? सच सच बता। अपनी माँ के गले लगकर सौम्या सब कुछ बता देती है। कोठी, कैद, मजबूरी, अपमान, हर वो काली रात जो उसने झेली थी। माँ, मैं हर दिन सोचती थी कि काश उस दिन मैं घर से निकली ही ना होती। मुझे आप लोगों की बहुत याद आई। फिर मुझे उसी काली जिंदगी से विवेक जी ने बाहर निकाला और मेरी जिंदगी में रंगीन रोशनी भर दी। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी, तो ये सब मुझे यहाँ ले आए। मंदोदरी के हाथ कांपने लग गए। हाय री किस्मत, मेरी बेटी ने इतना सहा और मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रही। तूने कहा था 1 महीने में वापस आ जाएगी। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, लेकिन तेरा कुछ पता नहीं चला। 6 महीने से फिर गांव के लोग उल्टी सीधी बातें बनाने लग गए। माफ कर दे मेरी बेटी, मैं भी तुझे गलत समझा। बेटी, तूने इतना बोझ अकेले कैसे उठाया? हम तो यहाँ बैठे बैठे तुझे कोसते रहे। आप माफी मत मांगो, गलती मेरी ही है। दामाद जी, आपने मेरी बेटी को इस दर्द से निकाल दिया, वरना हम तो हाथ मलते रह जाते। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया, बस इंसानियत निभाई है। समझे जी, हमारी बहू आप दोनों के लिए बहुत परेशान है। उसे उसका प्यार दे दीजिए।
मैं तो कहता हूँ आप हमारे साथ चलिए, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। देखिए, हमारी बहू की खुशी के लिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। और समधन जी, आज से ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। इसका अतीत चाहे जितना काला रहा हो, अब इसका भविष्य हम मिलकर सुनहरा करेंगे। विवेक जी, सब ठीक हो गया है, पर अंदर जो टूटा है ना, वो अभी भी जुड़ा नहीं। मैं हंसती हूँ पर दिल से नहीं, मैं जी रही हूँ पर पूरी नहीं। सौम्या, जख्म भरने में वक्त लगता है, पर मैं वादा करता हूँ तुम्हें फिर से जीना सिखाऊंगा। भाभी, आप अकेली नहीं हो, अब हम सब आपके साथ हैं और आपके मम्मी पापा भी शहर आ रहे हैं। सौम्या को अपने ससुराल वालों की वजह से अपने माता पिता फिर से वापस मिल जाते हैं और उन्हें शहर में लाने के बाद उसकी जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां भी आ रही थी। लेकिन सौम्या अभी भी उन लड़कियों के बारे में सोच रही थी जो उसे उस सोन बाजार में कैद हैं। विवेक जी, मैं चाहती थी जैसे उस काले नर्क से मैं वापस आई हूँ, ऐसे मेरी तरह और भी लड़कियां हैं जो वहां फंसी हुई हैं। मैं उन्हें वहां से निकालना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जो अभी भी उसी अंधेरे में कैद हैं। ठीक है, तो फिर करते हैं एक नई शुरुआत। कुछ ही समय में विवेक अपने पावर और पैसों की बदौलत सोन बाजार की मासूम लड़कियों को बाहर निकलवा लेता है। उसके बाद दोनों मिलकर एक संस्था खोलते हैं जहां ऐसी लड़कियों को नई जिंदगी दी जाती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए झकझोरती है। दोस्तों, सौम्या की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।